नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज के नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य तक कर लिया था, तो आज हम आगे के जो टॉपिक है आपको ये बता दिया जाए कि मौर्य साम्राज्य डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए मौर्य साम्राज्य की ये पांचवी वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कई सारी नई चीजें बताई जाती है जो कि आपके परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम सारा पूरा मौर्य साम्राज्य अच्छे से कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन हिस्ट्री से बनता है तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था। यानी कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि भारत का प्रथम अस्पताल, जब भारत में पहली बार अस्पताल बना था तो किसने बनवाया था, और औषधि बाग का निर्माण यानी कि एक जो जहाँ पे दवाइयाँ मिलती थी उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है आपके अशोक ने, ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भगवान महावीर और ऑप्शन डी है धन्वंतरि ने। तो इनको अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सब मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेंस में सॉरी जो कि लोअर पीसीएस से पूछे गए और उसको फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस ने पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी अशोक ने भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, अशोक ने। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होंगे और मौर्य साम्राज्य डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें महावीर स्वामी और धन्वंतरि तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अशोक था, अशोक ने कलिंग विजय की थी। ठीक है, कलिंग विजय, इसका जो जिक्र किया हुआ है वो 13वें अभिलेख में है। अशोक के 13वें अभिलेख में ये बताया हुआ है कि अशोक ने कलिंग विजय की थी। हालांकि इस युद्ध के बाद उसने युद्ध करने की नीति जो है वो छोड़ दी, उसने युद्ध नहीं किया। तो कलिंग विजय में क्या हुआ था, क्यों उसने ये सारी चीजें छोड़ दी, तो क्या हुआ था कि वो बहुत सारी मतलब कि बहुत सारे लोगों का नरसंहार हुआ था। बूढ़े लोगों को भी मार दिया गया, बच्चे बूढ़े और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी मार दिया गया। तो उसको मन अंदर से एकदम द्रवित हो उठा कि मेरी जीत के लिए इतने सारे लोगों को मतलब कि बलि देना पड़ा, उसके बाद मैं मतलब जीता। तो ये कलिंग विजय का अभिलेख उन्होंने 13वें अभिलेख में जिक्र किया है। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, अशोक ने युद्ध की नीति छोड़ दी। उसने एक नीति अपनाई, धम्म नीति। देखिए धम्म नीति क्या होती है, अशोक अपने कलिंग विजय से ज्यादा चर्चित था अपने धम्म नीति के लिए। ठीक है, यानी कि जो उसकी नीतियां थी कल्याणकारी नीतियां उनके लिए और चर्चित हो गया। दोबारा उसने तलवार नहीं उठाए। तो धम्म नीति में क्या होता था कि मतलब कि एक उदार भावना से जीवन जीना, पशु बलि पर रोक लगाना, जो पशुओं थे पशु बलि पर रोक लगा दिया उसने। ठीक है, पशु बलि पर रोक लगा दिया। और कई सारे ऐसे मतलब कि जो व्यापारी वगैरह इसके लिए अलग अलग मंत्री मतलब अलग अलग लोगों को कार्य करने के लिए उनको नियुक्त किया कि जनता जो है उसकी सेवा करे। जनता के सेवक के लिए कई सारे अधिकारी नियुक्त किए। और वो खुद ही बौद्ध धर्म मानता था। ठीक है, खुद बौद्ध धर्म में बिलीव करता था जो है अशोक, बौद्ध धर्म मानता था। लेकिन कभी उसने किसी को मतलब उसके ऊपर ये नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म ही अपना लो। जो भी जनता थी उसकी, वो कोई भी धर्म अपना सकती थी और कोई भी मतलब धर्म को मान सकती थी, उसके रीति रिवाज को फॉलो कर सकती थी। उसने कभी ये चीज नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म अपना लो। हालांकि जो अशोक था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो उसने बौद्ध धर्म अपना रखा था। तो बहुत सारी ऐसी नीतियां चलाई और उसने पहले अस्पताल खोला थे। तो अशोक ने एक अस्पताल खोला मनुष्य और पशुओं के लिए। ठीक है, मनुष्य और पशुओं के लिए भारत का प्रथम अस्पताल खोला ताकि यहाँ जाके वो लोग अपनी दवा करवा सके। तो ये था पहला क्वेश्चन। और चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बताइएगा ये आपका कितना मतलब कि सही है, ये क्वेश्चन आपका सही है कि गलत। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। यानी कि कौन सा मतलब ऐसे ऑप्शन दिएगी कौन सा प्रमाण से, किससे हमको पता चलता है कि अशोक जो था मतलब बौद्ध धर्म तो था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था लेकिन उसने हिंदू धर्म में भी आस्था रखी। देखिए अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। तो क्या प्रमाण है कि उसने हिंदू धर्म में भी आस्था नहीं छोड़ी, हिंदू धर्म को भी वो मानता रहा। तो इसका ऑप्शन ए है। देखिए ये क्वेश्चन आपका RAS RTS यानी कि राजस्थान का प्री 1999 का क्वेश्चन है। तो इससे दूसरे स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है ए यानी कि तीर्थ यात्रा, यानी कि वो तीर्थ यात्रा करता था। तीर्थ यात्रा के माध्यम से उसने हिंदू धर्म में ऐसा जगह की तीर्थ यात्रा करता था, इसीलिए वो हिंदू धर्म को मानता था। बी नंबर है मोक्ष में विश्वास रखता था, मोक्ष में विश्वास रखता था इसलिए हिंदू धर्म को मानते थे। मोक्ष में विश्वास हिंदू
हिंदू धर्म नहीं बौद्ध धर्म मानते हैं, ये चीज याद रखना। तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म का, ठीक है। फिर उसको दिए तो फिर गलत हो गया बी वाला। सी क्या है, देव नाम प्रिय की उपाधि, उसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की, उससे हमें पता चलता है कि वो हिंदू धर्म को मानता था। फिर उसका डी नंबर है पशु चिकित्सालय खोले, तो पशु चिकित्सालय खोले तो क्या मतलब कि जो हिंदू धर्म होगा वही पशु चिकित्सालय खोल सकता है क्या, कोई और धर्म भी खोल सकता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन तो ऑलरेडी चले गए, एक तो बी और एक डी, अब दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में आपको मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन हटा के भी आंसर सही कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने मतलब कि दिमाग से उसको क्वेश्चन को हटा सकते हैं ऑप्शन को, फिर उसके बाद ही ये सारी चीजें आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, तो तीर्थ यात्रा इसका नहीं होगा। तीर्थ यात्रा ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्रा जो है वो हिंदू धर्म के लोग करते हैं, तीर्थ यात्रा में मुस्लिम भी जाते हैं ना, हज यात्रा वो भी तो एक प्रकार की तीर्थ यात्रा ही होती है। तो इसका सही आंसर है देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय की उसने उपाधि धारण की, और इसका अर्थ क्या होता है, देव नाम प्रिय का अर्थ आप देख लीजिए, इसका नाम होता है देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा या दिखने में सुंदर, ठीक है, दिखने में सुंदर, ये इसका अर्थ होता है। तो इसने देव नाम प्रिय की यानी कि देवताओं का प्यारा की उपाधि धारण की, और देवता जो होते हैं वो हिंदू धर्म से ही संबंधित है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म होते हुए भी उसने इस चीज की उपाधि नहीं छोड़ी है, देव नाम प्रिय की उसने उपाधि धारण की है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म होते हुए भी वो हिंदू धर्म को मतलब आस्था उसमें हिंदू धर्म में भी आस्था रखी थी। और यही सारी चीजें इसमें बताई जाती है कि जो मतलब उसने धर्म की नीति अपनाई थी, धर्म की नीति में भी उसने कभी किसी पर प्रेशर नहीं किया कि आप दूसरे धर्म को मत फॉलो करो, हालांकि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, ठीक है, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं आस्था अशोक की हिंदू धर्म की उसमें भी थी। और देखिए उसका जो राज्याभिषेक हुआ था, सिंहासन पे वो बैठा था, देखिए जो सिंहासन पर बैठा था कलिंग युद्ध के बाद सिंहासन पे बैठा था 272 ईसा पूर्व, ठीक है, इसमें उसने बैठा था, उसका राज्य ये सिंहासन पे बैठा था, उसका राज्याभिषेक जब हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ये डेट राज्याभिषेक उसका हुआ था 269 ईसा पूर्व, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो देव नाम प्रिय की उपाधि उसने धारण की, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सही होगा। चलते हैं आगे। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के शासन काल में, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो पहले बौद्ध संगीतियां होती थी, हम लोगों ने जब बौद्ध धर्म डिस्कस किया था तो सारी चीजों की बातचीत कर ली थी कि कौन बौद्ध संगीतियां होती, कितनी हुई थी, तो सारी चीजें बात कर ली थी। तो अभी ये इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, किस नगर में, ठीक है, तो इस एक कौन से नगर में आयोजित हुई थी। तो इसमें अब हम डिटेल में जानेंगे कि कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी और कौन कौन से नगर में आयोजित हुई थी, उस टाइम पे राजा कौन थे, यानी कि शासन काल किसका था, और कौन अध्यक्ष थे, तो सारा चीज, और कौन से शहर में हुई थी, सारा चीज हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है, मतलब कि इसका जो पहला ऑप्शन है मगध है, तो बताइए क्या मगध में, दूसरा है पाटलिपुत्र, सी है समस्तीपुर, और डी है राजग्राम। तो आप इसको बताइए कि कहाँ पे हुई थी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पटना या पाटलिपुत्र में हुई थी। जो बौद्ध तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के टाइम पे हुई थी उसकी बात की जा रही है। ये क्वेश्चन आपका 45 बीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम लोग चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं, ताकि कोई भी आए तो हम आराम से उसको कर सके, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं। चलिए मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको सिर्फ याद रहना चाहिए। ट्रिक पे मतलब सिर्फ हमको ट्रिक ऐसी बनानी चाहिए जो कि हमको याद रहे। अब वो कैसी बन रही, क्या कर रहे, कुछ मतलब नहीं, बस हमको एग्जाम हॉल में याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी ट्रिक जो है ये है राजा महाराजा, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, और ये कुंवर जी कंगाल है, ठीक है, कुंवर जी कंगाल है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं राजा महाराजा, यानी राजा का मतलब है राजगृह, यानी कि जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी, ये पहली लाइन जो पहली के लिए है, दूसरी वाली दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी वाली तीसरी बौद्ध संगीत, और चौथी वाली चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। तो ये जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी ये राजगृह में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो महाराजा से बना
कश्यप, ठीक है। और उसके बाद इससे आजा से बना अजात शत्रु। अजात शत्रु यानी कि जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासक कौन था? अजात शत्रु था, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, वैशाली। जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी वो वैशाली में ही हुई थी, पटना में, मतलब कि बिहार में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर, ठीक है, साबक मीर। और जो इसके शासक थे वो थे कालाशोक, कालाशोक, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी थी ये हुई थी पटना में, पटना में या पाटलिपुत्र में। और इसमें थे मोगालिकुत्तिस, अध्यक्ष जो थे मोगालिकुत्तिस, ठीक है। आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए फायदा होने वाला है। और आशिक से बना अशोक, यानी कि अशोक था, ठीक है। तो अशोक के टाइम पर कहाँ हुई थी? वैशाली, पटना में हुई थी। और पटना में शासक वो अध्यक्ष कौन था? मोगालिकुत्तिस था। और शासक कौन था? अशोक थे, ठीक है। अब है कुंवर जी कंगाले। कुंवर से आपका बना कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है। जी से कश्मीर बना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हुई थी। और कंगाल से बना आपका कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन या जम्मू कश्मीर में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं बन रहा था। तो जो इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे ये थे आपके वशुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष भी थे, इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, तो याद रखिएगा, ठीक है, अश्वघोष। देखिए अब आपके लिए चारों बौद्ध संगीतियां बता दी गई। एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीत थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे, तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और शासक कौन था? कनिष्क था। तो कनिष्क के समय पे ये हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी इसमें राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके जो अध्यक्ष थे और अजात शत्रु इसका शासक था, ठीक है। फिर उसके बाद वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीत, इसका जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे और कालाशोक इसके टाइम के शासक था। तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई पटना में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे मोगालिकुत्तिस थे। और अशोक कौन था? शासक था, अशोक उसके टाइम के शासक था। और चौथी बौद्ध संगीत आपके अध्यक्ष मतलब कि कुंवर जो कि कुंडलवन में हुई थी, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। और कंगाल मतलब कनिष्क, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये चीज याद रखिएगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में डिवाइड हो गए थे, हिंदियन और मायन। ये मैंने बौद्ध धर्म बहुत डिटेल में बता रखा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। रज्जुक कौन थे? यानी कि रज्जुक थे, रज्जुक एक प्रकार के मतलब व्यक्ति थे, कौन थे? सारा चीज पूछा हुआ है। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये था, इसमें ऑप्शन ए है चोल राज्य के व्यापारी थे, रज्जुक नाम के चोल राज्य के व्यापारी थे। बी है मौर्य शासन के अधिकारी थे। और फिर सी है गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे। और डी है शक सेना के अधिकारी थे। तो इसका सही आंसर है मौर्य शासन के अधिकारी थे, ठीक है। रज्जुक क्या थे? वर्तमान के जिला अधिकारी के जैसे थे, ऐसा उसके अशोक के चतुर्थ अभिलेख में, ठीक है। अशोक का जो चतुर्थ अभिलेख, चतुर्थ शिलालेख था, ये याद रखिएगा किसमें जिक्र किया हुआ है रज्जुकों का? तो चतुर्थ शिलालेख में, ठीक है। अशोक का जो चतुर्थ शिलालेख था उसमें ऐसा जिक्र किया है, अशोक ने बताया है कि रज्जुकों की नियुक्ति मैंने की ग्रामीण जनता की, मतलब कि जो मेरे साम्राज्य की जनता है उसकी देख रेख के लिए, तो रज्जुकों की नियुक्ति की। और ये उस टाइम के जिला अधिकारियों का पद होता था, तो ठीक है, जो जिला अधिकारी होते थे उसका पद होता था। तो यहाँ पे चतुर्थ अभिलेख में ऐसा बताया हुआ है कि लिखा हुआ है कि जिस प्रकार माता पिता एक मतलब अपने बच्चे को, एक माता पिता अपने बच्चे को योग्य धात्री के हाथों में सौंप के मुक्त हो जाते हैं या फिर चिंता से दूर हो जाते हैं, योग्य धात्री का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। योग्य धात्री के हाथों सौंप कर चिंता मुक्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने रज्जुकों की नियुक्ति की है और उनके हाथों में अपना साम्राज्य देके मैं चिंता से मुक्त हूँ, ऐसा बताया गया है। तो ये कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी थे और वर्तमान के जिला अधिकारी जैसी इनकी मतलब जो पोस्ट थी वो थी। और अशोक के चतुर्थ शिलालेख में इसका जिक्र किया हुआ है। ऐसा बताया है, अशोक ने ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को एक योग्य धात्री के हाथों में सौंप के चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं रज्जुकों की नियुक्त अपने साम्राज्य की सेवा के लिए अधिकारियों के रूप में करता हूँ, ठीक है, चतुर्थ शिलालेख में। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर मौर्य शासन के अधिकारी। देखिए पूछा हुआ है सातवाहन किसे कहते थे?
सातवां कौन थे? एक सातवां नामक वर्ड है। ऐसे वर्ड के क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। रज्जु कौन थे, सातवां कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। तो आप इनको याद रखिए कि सातवां किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। पहले जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दिया जाए तो जो पहले यूपीपीसीएस का मेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है। अभी रिटर्न हो रहा है, यानी कि अभी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है पहले ऐसा नहीं होता। तो सातवां कौन थे? ऑप्शन ए है दलाल थे, ऑप्शन बी व्यापारियों का काफिला था, ऑप्शन सी महाजनों को कहा जाता था, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों को कहा जाता था। यानी कि जैसे कि वर्तमान में अलग अलग प्रकार से नाम दिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे नाम, जैसे पंचायतों को कुछ और भी नाम दिया जाता है, तो ऐसे कई सारे नाम हुआ करते थे। कुछ मतलब जो सैनिक होते थे उनको कुछ अलग कहा जाता था, जो और चीजें होती दलाल थे उनको अलग कहा जाता था। तो इसी प्रकार यहाँ पे सातवां पूछा हुआ कि सातवां वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा, इसका सही आंसर है व्यापारियों के काफिले को, ठीक है। ऐसा बताया गया है कि अशोक के टाइम पे, यानी मौर्य साम्राज्य के समय जो व्यापारियों का काफिला या कारवां होता था, ठीक है। इसलिए काफिला और कारवां होता क्या है कि कई सारे लोग एक साथ, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में, मतलब कि 70, 80, 90 लोग मिलकर एक साथ पूरा एक कारवां बना के चलते, एक ग्रुप बना के चलते। और ये व्यापारियों का ग्रुप था जो कि मतलब तरह तरह की चीजें या फिर कुछ उनके पास सामान बेचने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए, जानवर या फिर कुछ और वस्तु उनका प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार व्यापारियों का काफिला या जो कारवां था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, उसी को हम सातवां के नाम पे जाना जाता था, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर यही है। और इस सातवां का जिक्र, एक चीज और याद रखिएगा, जो कौटिल्य की मैंने बताया था जिसका नाम कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त जो भी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, राजनीति से संबंधित है। ये भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सातवां का जिक्र किया हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये बनने की संभावना है कि कौन सा ऐसा मतलब ग्रंथ है मौर्यकालीन जिसमें सातवां का जिक्र किया हुआ अशोक के अलावा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सातवां का जिक्र हुआ है और ये व्यापारियों का एक काफिला या कारवां होता था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मतलब कि सपोर्ट अपना बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, नहीं मतलब पसंद आ रही है तो डिसलाइक करिए। और अपना सजेशन भी बता सकते हैं कि आपको इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो, और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है फिर मतलब कि कमेंट में बता सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अपने परिवार का ध्यान रखें, धन्यवाद। तकदीर